नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज़ और आज उस सीरीज़ का पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया जा चुका है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये एक कंपैरेटिव स्टडी रहेगी इस वीडियो में। सो आप लोगों को जितने भी जो वर्ड्स हैं जो कि ऑरेंज मार्कर से मार्क्ड हैं वो सारे हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हैं, और जितने भी वर्ड्स जो कि फ्लोरोसेंट मार्कर से, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पर, उससे मार्क्ड हैं, वो सारे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेसिडेंट्स असेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, और इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई 2024। नाउ स्टार्टिंग विद द कंपैरिजन, हमारे टोटल पार्ट्स जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हैं वो हैं 4 और इंडियन एविडेंस एक्ट में थे 3। टोटल चैप्टर्स हैं 12 और इंडियन एविडेंस एक्ट में थे 11। टोटल सेक्शंस हैं 170 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में थे 167, और एक्ट नंबर है ये BSA का 47 ऑफ 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट था 1 ऑफ 1872। नाउ मूविंग फर्दर विद द प्रियम्बल। सो द फर्स्ट चेंज विच इज़ इन द प्रियम्बल इज़ कि इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारे टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस लिखा था, और BSA में लिखा गया है एक्ट to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial। यहाँ पर हमारा जो BSA है वो क्लियरली बताता है कि ये जो रूल्स हमारे BSA में स्टेटेड हैं ये सभी इट इज़ फॉर द फेयर ट्रायल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 1 चैप्टर 1 दैट इज़ प्रिलिमिनरी। सो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चेंज है वो ये है कि पार्ट 1 जो था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में दैट वाज रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट एंड चैप्टर 1 वाज प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 सेम है लेकिन पार्ट का जो हेडिंग है दैट इज़ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ये चेंज हो चुका है। ओके, एंड ये अब हमारे पार्ट 2 में मूव कर चुका है। सो हमारा फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। अब यहाँ पर हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका शॉर्ट टाइटल था इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, एंड ये चेंज होकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है। एप्लीकेशन जो है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें बताया गया था कि इट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स प्लस कोर्ट मार्शल, लेकिन वहाँ पर पुराने कोर्ट मार्शल लॉज के बारे में लिखा गया था जिन पर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं अप्लाई होता था, लेकिन अब वो प्रोविजंस जो हैं वो रिडंडेंट हो चुके हैं। तो अब इस एक्ट में से वो जो लाइंस थी स्पेसिफिकली वो निकाल दी गई हैं। नेक्स्ट इज इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर्स। तो ये तो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में भी क्लियर था कि इंडियन एविडेंस एक्ट भी इन दोनों पर अप्लाई नहीं होता है। एंड व्हाट इज़ द कमेंसमेंट डेट? सो द कमेंसमेंट डेट इज़ 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट इज सेक्शन 2। सो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 2 जो था दैट वाज रिपील ऑफ एनैक्टमेंट, लेकिन यहाँ पर ये अब सेक्शन 2 जो है दैट इज़ डेफिनेशंस। पहले हमारी जो डेफिनेशंस थी दैट वर गिवन इन सेक्शन 3 दैट वाज इंटरप्रिटेशन क्लॉज, एंड नाउ इट इज़ चेंज्ड। तो सारी जो हमारी डेफिनेशंस हैं दैट इज़ अंडर सेक्शन 2। सो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है कोर्ट। व्हाट इज़ कोर्ट नाउ? Court includes judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। तो हमारी इस डेफिनेशन में तो कोई चेंज नहीं है, बट इफ़ यू सी जो हमारा जजेस है वो पहले कहाँ डिफाइंड था? वो हमारा IPC में डिफाइंड था सेक्शन 19 में। बट नाउ इफ़ यू सी जो हमारा जजेस है दैट इज़ अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 16 ऑफ BNS, और जो हमारा मैजिस्ट्रेट है दैट वॉज डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 32 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। सो दिस इज़ फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो दैट यू नो कल को कहाँ पर। सो दिस इज़ बेसिकली लिंकिंग। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ। सो कंक्लूसिव प्रूफ की भी एज सच हमारी कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है, इट स्टिल इज़ द सेम। इज इज दैट हमारे डेफिनेशन में वन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ एक्ट। पहले यहाँ पर एक्ट लिखा था, अब यहाँ पर अधिनियम यूज़ है। टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट
regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it. सो बेसिकली यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक्ट की जगह हमारा अधिनियम लिखा गया है, और जो हमारा कंक्लूसिव प्रूफ था पहले उसकी डेफिनेशन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी वो हमारे सेक्शन 4 में दी गई थी, और अब ये यहाँ पर डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 में आ गए. एंड इफ़ यू सी इट इज़ अ इररिपटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. ओके, एंड हमारे जो सेक्शंस हैं जहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ गिवन है, इट इज़ नाउ अंडर सेक्शन 35 एंड सेक्शन 116. काइंडली रेफर टू द बेयर एक्ट टू रीड दीज सेक्शंस, एंड जब ये सेक्शंस आएंगे देन वी विल रीड इट फर्दर. एंड जो हमारा कंक्लूसिव प्रूफ था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, इट वॉज गिवन अंडर सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड 113. नाउ 113 जो है प्रोविजन वो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से निकाल दिया जा चुका है, बिकॉज दैट इज़ अगेन अ रिडंडेंट प्रोविजन. Next, if we move further, is the definition disproved. Okay, again the definition has not changed. The court disbelieves its non-existence so probable as the prudent man. So हमारी यहाँ definition आज भी वही कहती है कि जो कोर्ट है अगर उसको लगता है कि एक प्रूडेंट मैन भी किसी फैक्ट को डिसबिलीव करेगा कि उसकी एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती, तो वो दैट फैक्ट विल बी नोन एज डिसप्रूव्ड. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. सो इफ़ वी लुक क्लोजली, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज किया गया है. द मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड फॉर द रिकॉर्डिंग. प्लस अब यहाँ पर जो अंडरलाइंड है FUC वो सब एडिशन है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. दैट इज़ इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्लस डिजिटल रिकॉर्ड्स. ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो हमारे एडिशन में हैं. इफ़ यू सी तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है पहले इट वाज गिवन अंडर IPC. आप मुझे बताएंगे IPC में ये कौन से सेक्शन में था. फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेलिंग यू कि ये BNS में कहाँ पर है. तो ये हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन गिवन है. एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट. एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट. ओके, तो पहले ये गिवन था हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74 एंड 75. देयर वर 2 डिफरेंट सेक्शंस. लेकिन अब ये हमारा चेंज कर दिया है सेक्शन 74 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में. मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पर इलस्ट्रेशन में भी एक चेंज आया है. पहले हमारे पास सिर्फ 5 इलस्ट्रेशंस थी डॉक्यूमेंट के अंडर. नाउ वी हैव 6 illustrations. Okay, so our first illustration which is given in your bare acts is a writing is a document. Second is word printed, lithographed or photographs are document. A map or a plan is a document. An inscription on a metal plate or a stone is a document. A caricature is a document. But हमारा यहाँ पे एडिशन हुआ है 6th नंबर का illustration का, that is an electronic record on emails, server logs, documents, computers, laptops, smartphones, messages, websites, locational evidence, voicemails, messages stored on digital devices are documents. So आज की डेट में अगर हम कहें सिंपल वर्ड्स में तो जो भी आपको अपने फ़ोन में दिखता है, चाहे आप YouTube लगा लीजिए, चाहे आप अपना WhatsApp लगा लीजिए, चाहे आप अपनी मेल्स लगा लीजिए, चाहे आप वॉइस मेल्स जैसे कि आप जो वॉइस मैसेजेस भेजते हैं WhatsApp पे वो मान लीजिए, वो सभी इनफैक्ट जो यहाँ पर लोकेशनल एविडेंस भी कहा है. लोकेशनल एविडेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हम अपनी लोकेशन भेजते हैं किसी को, दैट इज़ ऑल्सो एविडेंस कि वो हो सकता है कि दैट इज़ यूज्ड फॉर सम इन सम केस. फॉर एग्जांपल कोई किसी को बताना हो कि ये हमारी लोकेशन है. पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ पुलिस ही निकाल के देती थी लोकेशन कि इनका मोबाइल ट्रैक करेंगे हम. बट नाउ एज वी नो कि कोई इंसान जैसे कि हम कैब्स में भी जा रहे होते हैं तब भी हम लोकेशंस अपनी शेयर कर चलते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ. तो इट इज़ ऑल्सो an evidence. Now moving, it is also a documentary evidence to be noted. Okay, now moving further, if you see next definition is definition of evidence. Definition of evidence means and includes. Now अब यहाँ पर भी इन्होंने मतलब हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन एक चीज़ मिस कर दी है दोबारा से जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मिसिंग थी. आई लेट यू नो. यहाँ पर इन्होंने स्टेट किया है कि ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय विटनेसेस रिलेशंस टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी इज़ ओरल एविडेंस. ठीक है, यहाँ पर भी जो क्या कहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो इन्होंने ऐड किए हैं और जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं दैट आर गिवन बाय विटनेस, दे आर नोन एज ओरल एविडेंस. बट इफ़ यू सी आगे ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर इन्होंने एडिशन किया है अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स का. ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड ऐड हुआ है, यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड वर्ड ऐड हुआ है. फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट
इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक बार फिर हमें एविडेंस की डेफिनेशन में ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखने को मिला है, लेकिन हमें फिर से इन्होंने रियल एविडेंस का कोई भी जो वर्ड है उसको यूज़ नहीं किया है, विच इज़ अगेन आई थिंक दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट चलो मूविंग ऑन फर्दर। आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज फैक्ट्स। Facts means and includes things, state of things, relations of things capable of being perceived by senses. This is known as हमारा physical fact. Okay. Second is any mental condition of which a person is conscious. This is known as a psychological fact. ये हम सबको पता है. बट यहाँ पर जो हमारी illustration E थी उसको रिमूव कर दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में से. दैट इज दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेप्यूटेशन. This definition was asked in exams n number of times, लेकिन I don't know why they have removed this definition. I think इसके बारे में हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा that why they have removed this definition, illustration. But illustration E is now removed from our भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Moving on further, हमारी next definition है facts in issue. Facts in issue means and includes facts either by itself or in connection with other facts जिनके existence, non-existence, nature, extent or any right, liability, disliability asserted or denied in a suit or a proceeding. ठीक है. Facts in issue हम सब जानते हैं कि are divided into two parts, that is factum probandum and factum probentia. So यहाँ पर जो हमारा fact in issue है that is known as factum probandum. एंड जो हमारा रेलिवेंट फैक्ट होता है दैट इज़ नोन एज फैक्टम प्रोबेंशिया. राइट. सो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है दैट सेज कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी हमारे इशू ऑफ फैक्ट है, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड, उसके जितने भी आंसर्स होंगे दैट विल बी नोन एज इशू ऑफ फैक्ट. दैट इज फैक्ट एंड इशू. सो हमारा यहाँ पे अगर इफ़ वी लुक क्लोजली तो यहाँ पर क्या लिखा गया है क्लियरली अगर हम इसको पढ़े तो, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ for the time being in force related to civil procedure, any court records any issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is known as fact and issue. यानी कि हमारा जो CPC है, this is applicable, the explanation of G is only applicable to civil procedure code. Okay, so उनके जो आंसर्स होंगे यानी कि जो हमारे इशू होते हैं, इफ़ यू नो तो हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें हमारा फैक्ट एंड इशू होता है, एंड हमारा जो CPC है उसमें इश्यूज़ फ्रेम होते हैं. ओके. तो जो उनके आंसर्स होते हैं उनको हम फैक्ट एंड इशू बोलते हैं. इफ़ यू सी द इलस्ट्रेशन इट हैज़ नॉट चेंज्ड एज सच, इट इज़ द सेम इलस्ट्रेशन. दैट इज A is accused of murder of B. At his trial the following facts may be in issue. That is that A caused B's death, that A intended to cause B's death, that A had received grave and sudden provocation from B, that A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature. Okay. Moving on further, may presume. Now my next definition is H, that is may presume. May presume की भी हमारी यहाँ पर definition जो है it has not changed. जो may presume जो है that is presumption of fact. It is a discretion of court and it is a rebuttable presumption of rebuttable presumption of fact. Okay. So यहाँ पर भी हमारा जो changes है that is act की जगह अधिनियम आया है, and may presume जो हमारा section 4 में था is now under section 2H. Now if you note further तो हमारे may presume में जो अब sections हैं वो हैं section 88, section 89, section 92, 119 and 117. और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में मे प्रिज्यूम के सेक्शंस थे 86 से लेके 88 तक, 90, 114, 113A. ओके. सो ये सारे सेक्शंस को हम बाद में डील करेंगे अपने आगे के वीडियोस में. अभी फ़िलहाल के लिए आप बस ये सेक्शंस नोट कर लीजिए सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू नो कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ कौन से सेक्शंस में है. मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट डेफिनेशन इज आई, दैट इज़ नॉट प्रूव्ड व्हेन नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड. इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज सेम डेफिनेशन है, सो आई डोंट थिंक सो इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन. मूविंग ऑन फर्दर, ये है हमारा प्रूव्ड. कोर्ट बिलीव्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक आम इंसान को लगता है कि ये प्रोबेबल फैक्ट हो सकता है, ये प्रोबेबल सिचुएशन हो सकती है, इवन कोर्ट बिलीव्स इट, इवन कोर्ट बिलीव्स कि ये हो सकता है क्योंकि दैट इज सो प्रोबेबल. ओके. मूविंग ऑन फर्दर,
नेक्स्ट इज इस डेफिनेशन में भी हमारा प्रूव्ड की डेफिनेशन में भी कोई चेंज नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ इस बार अब आपके सेक्शन 2 में आ गए हैं, तो इनके पॉइंटर्स आ गए हैं हमारे, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये कौन से सब सेक्शन के अंडर है। मूविंग ऑन फर्दर, हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेलिवेंट। फैक्ट रेलिवेंट टू अनदर व्हेन कनेक्टेड विद अदर इन वेज रेफर्ड अंडर अधिनियम रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ओके, दिस इज नोन एज हमारा फैक्टम प्रोबेंशिया। What are relevant facts? And now these relevant facts are dealt under part 2. हमारा जो next part होगा, we will be dealing in that. Okay. Next is last definition of a definition clause, shall presume. Shall presume is presumption of law, that is rebuttable presumption of law. So हमारा ये BSEC का जो section है जिन में shall presume है, that is under 78, 79, 78 से लेकर अब ये हमारे 87 तक है। तो आपके लिए ईजी भी है याद करना, 78 का उल्टा कर दो 87, ठीक है, वहाँ तक है कंटिन्यूएशन में, इसमें कोई गैप नहीं है हमारा। उसके बाद है हमारा 91 में, 108 में, 115, 118 एंड 120। ओके, एंड हमारे जो शैल प्रिज्यूम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर था वो था 79 से लेके 85 तक, फिर 89 था, फिर 105 था, फिर 111A था, 113B था, 114A था। एंड आवर लास्ट पॉइंट ऑफ द डे इफ़ यू सी इज़ सेक्शन 2 क्लॉज 2। इसमें भी चेंजेस आए हैं एंड द सिंपल चेंजेस विच आर देयर इज कि जो हमारे जितने भी वर्ड्स हैं जो कि BSA में नहीं है डिफाइंड, वो सारे के सारे हमारे हम कंस्ट्रू करेंगे उन्हें, दे आर इन कॉन्सोनेंस विद IT एक्ट का हमारा सेक्शन IT एक्ट 2000, BNSS 2023 एंड BNS का हमारा जो भी है उसमें सेम मीनिंग होगा इन सभी वर्ड्स का। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड थैंक यू सो मच। And we will be continuing this series of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. So kindly like, share and subscribe to my channel for the series and keep loving and supporting us. Thank you so much.